हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर। जैसा कि हमने पहले ही ऑलरेडी हेडिंग लगा रखा है, आप लोग भी सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, कब होता है, कैसे होता है, सब कुछ आज की क्लास में हम काफी डेप्थ में पढ़ेंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं, एक एक पॉइंट बड़े प्यार से आपको समझाएंगे, बड़े प्यार से आपको समझ में भी आने वाला है। कोई लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले सारे बच्चे हेडिंग लगाएंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हम ऑलरेडी हेडिंग लगा रखे हैं, आप लोग जल्दी से लगा लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, जब तुम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ोगे, इसके अंदर तुम्हें दो कंडीशन देखने को मिलेगा। जब तक दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं होगा तब तक कभी भी TIR वाला घटना होना संभव वाली बात नहीं है। जब तक वो दोनों कंडीशन एक साथ नहीं मिलेगा तब तक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना संभव नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कंडीशन क्या क्या है। कंडीशन रिक्वायर्ड, कंडीशन रिक्वायर्ड, दो कंडीशन रिक्वायर्ड होता है। कितना कंडीशन? दो कंडीशन। टू कंडीशन इज रिक्वायर्ड हेयर। कितना कंडीशन यहाँ पे चाहिए होगा? दो कंडीशन। सबसे पहला कंडीशन, जो तुम्हारा रे ऑफ लाइट होगा वो हमेशा डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर जाना चाहिए। पहला कंडीशन क्या होता है? रे ऑफ लाइट मस्ट बी goes from denser medium to a rarer medium रे ऑफ लाइट कहां से कहां जाना चाहिए? डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर जाना चाहिए, पहला कंडीशन होता है। ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या होता है? दूसरा कंडीशन ये होता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा यहाँ पे वो हमेशा क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। क्रिटिकल एंगल क्या होगा सब कुछ हम धीरे धीरे समझेंगे, अभी के लिए ध्यान रख लेना क्रिटिकल एंगल। ठीक है। दूसरा क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। जो तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो हमेशा क्रिटिकल एंगल से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। क्रिटिकल एंगल क्या होगा सब कुछ हम थोड़ी देर में सीखेंगे, देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। ठीक है। अब बात करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर बाय द हेल्प ऑफ फिगर। एक एक करके फिगर बनाते चले जाएंगे और आपको सब कुछ क्लियर होता चला जाएगा। सबसे पहले फिगर नंबर ए बनाते हैं। कौन सा बनाते हैं? ए बनाते हैं। चलो बनाओ। मान लेते हैं हमारे पास कोई ग्लास स्लैब, ऐसे करके हमारे पास क्या ऐसे करे कोई ग्लास स्लैब है, बड़ा ही प्यारा सा हमारे पास क्या है? ग्लास स्लैब है। थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। हमारे पास इस तरह से क्या है? ग्लास स्लैब है। बाहर का मीडियम हमारा क्या है? एयर। और ये तुम्हारा क्या है? ग्लास। ये हमारा क्या हो गया? ग्लास हो गया। सोचिए, समझिए और बताइए, अगर एक मीडियम हमारे पास ग्लास है और दूसरा मीडियम हमारे पास क्या है? एयर है, तो जाहिर सी बात है इस केस में जो तुम्हारा एयर होगा वो कौन सा मीडियम होगा? सर वो तो रेयर निकलने वाला है। थैंक यू बच्चों। जो तुम्हारा ग्लास होगा वो कौन सा मीडियम होगा? सर ये तो हमारा डेंसर होने वाला है। बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रिफ्लेक्शन के लिए जो तुम्हारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है उसके लिए रे ऑफ लाइट कहां से कहां जाना चाहिए? डेंसर से रेयर। एक चीज आप लोग को पहले ही पढ़ाए थे, एक बार फिर से बताते हैं। जब भी रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर जाएगा तो उसमें बेंडिंग होगा। उसमें क्या होगा? बेंडिंग होगा। और बेंडिंग किधर होगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये पॉइंट भी आप लोग को ध्यान होगा, नहीं भूल गए तो फिर से एक बार ध्यान कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए, रे ऑफ लाइट कहां से कहां जाएगा? डेंसर से रेयर। चलो ऐसे करके हम रे ऑफ लाइट को लेकर के गए। रे ऑफ लाइट को ऐसे करके हम क्या करिए? लेके गए। यहां तुम्हारा कहीं क्या बनेगा? नॉर्मल बनेगा। ऐसे करके ये तुम्हारा क्या हो गया? नॉर्मल हो गया। ये तुम्हारा क्या हो गया? नॉर्मल हो गया। जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर जाएगा तो उसके अंदर बेंडिंग होगा, और बेंडिंग किधर होगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो ये बेचारा ऐसे करके सीधा चलते चला जाता। ये कैसे जाता? बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट चलता चला जाता। ठीक है। लेकिन मीडियम चेंज होगी इसलिए इसके अंदर थोड़ा सा क्या होगा? बेंडिंग होगा। ऐसे चला गया। आप देख सकते हैं ये जो तुम्हारा रिफ्लेक्टेड रे है ये नॉर्मल से दूर भागा है। ये तुम्हारा क्या है? नॉर्मल। ये तुम्हारा क्या है? इंसिडेंट रे। ये आपका क्या है?
इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, रिफ्रैक्टेड रे, ये तुम्हारा क्या है बाबू, रिफ्रैक्टेड रे है। ये बीच में तुम्हारा क्या है, नॉर्मल, इस पॉइंट का नाम हम ओ देते हैं, ठीक है। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसे हम आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यहाँ पे जो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच एंगल बनता है उसे क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चलो आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एक चीज यहाँ पे और ध्यान देना, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम म्यू ए मान लेते हैं और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम क्या मानते हैं, म्यू जी मानते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे हमने क्या देखा, जब रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर चला गया तो उसके अंदर बेंडिंग हो गया, और बेंडिंग किधर हुआ, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये तुम्हारा फिगर नंबर ए है, फिगर नंबर ए है, ठीक है। इस केस में कुछ चीजें ध्यान रखना, कुछ चीजें क्या करना, ध्यान रखना। पूछेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा है या फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा है, तो जाहिर सी बात है देख करके ही पता चल रहा है, और पहले की क्लास में भी आपको पढ़ाया गया था, यहाँ पे तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तुम्हारा क्या होगा, ज्यादा होगा। इस प्रॉपर केसेस में जो तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से क्या है, बड़ा है। मतलब यहाँ पे एक कंडीशन ये बनता है कि आर तुम्हारा आई से क्या है, बड़ा है, आर तुम्हारा आई से क्या है, बड़ा है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, बिल्कुल नहीं। चलो आगे चलते हैं, फिगर नंबर बी देखते हैं। फिगर नंबर कौन सा, बी। फिर से हम इसी तरह से कोई ग्लास स्लैब ले लेते हैं, हमने कोई ग्लास स्लैब ले लिया, ठीक है। ऊपर का मीडियम हमारे पास क्या है, एयर, और ये हमारा क्या है, ग्लास है। अब लिखने की बात नहीं है लेकिन फिर भी एक बार लिख देते हैं। ये तुम्हारा किसकी तरह बिहेव कर रहा है बाबू, डेंसर मीडियम की तरह, और ये तुम्हारा किसकी तरह बिहेव कर रहा है, रेयर मीडियम की तरह बिहेव कर रहा है। हमने इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए मान रखा है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने ग्लास का म्यू जी मान रखा है, ठीक है। इस बार क्या करते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। चलो बढ़ाओ, एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू हमने थोड़ा सा क्या किया, इंक्रीज किया, थोड़ा सा हमने क्या किया, इंक्रीज किया। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू आई था, क्या था, आई था। हमने यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू बढ़ाया और हमने कितना किया, आई डैश किया, क्या किया, आई डैश किया। हमने देखा कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू हमने बढ़ाया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू भी क्या हो गया, बढ़ गया। इस बार एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू भी क्या हो गया, बढ़ गया। इस बार ये जो एंगल बना इसका वैल्यू ज्यादा हो गया। हमने माना इस बार एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया, आर डैश, क्या हो गया, आर डैश। इस बार देखो कंडीशन क्या क्या है, ध्यान देना। सबसे पहला कंडीशन यहाँ पे क्या है, सबसे पहला कंडीशन यहाँ पे क्या है कि जो तुम्हारा आई डैश है वो बड़ा है किससे, आई से। आई डैश किससे है, आई से बड़ा है, ठीक है। मतलब पिछले वाले एंगल ऑफ इंसिडेंस से ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा है, ठीक है। दूसरा क्या खेल यहाँ पे हुआ है, दूसरा खेल ये हुआ कि जो तुम्हारा आर डैश है वो भी आर से बड़ा है, मतलब ये वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये वाले एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से बड़ा हो गया, ठीक है। तीसरा चीज क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर भी जो तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से क्या होगा, बड़ा होगा। तीसरा कंडीशन यहाँ पे क्या बनता है कि जो आपका आर डैश है वो बड़ा है किससे, आई डैश से। आर डैश क्या है, आई डैश से बड़ा है। आया बात समझ में, बिल्कुल। मतलब ये दो फिगर देख करके आप थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं। पहला ये चीज कि जब रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर जाएगा तो वो बेंड करेगा, कहाँ बेंड करेगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्या करेगा, बेंड करेगा। साथ ही साथ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस से क्या होगा, बड़ा होगा। दूसरा यहाँ पे आपको एक चीज फील हो रहा होगा, इस पॉइंट को हम ओ यहाँ पर भी कह देते हैं। दूसरा एक चीज आपको फील हुआ होगा कि जब हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू बढ़ाया, एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू क्या क्या बढ़ाया, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू भी क्या हो गया, बढ़ गया। जब हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू बढ़ाया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू भी क्या हो गया, बढ़ गया। आया बात समझ में, बिल्कुल। ऊपर का थोड़ा सा नोट करिएगा, ऊपर का दोनों पॉइंट हमें इरेज करना है, नोट करिए जल्दी से। हो गया, मिटा दें, यस सर। चलिए पहला कंडीशन क्या है, रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर मीडियम की ओर जाना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। चलिए हेडिंग भी इरेज कर रहे हैं, जो थोड़ा सा जगह हमें ज्यादा मिलेगा।
चलो भाई आगे चलते हैं, फिगर नंबर सी बनाते हैं, फिगर नंबर सी बनाते हैं ऐसे करके। ये तुम्हारा क्या हो गया बाबू, ग्लास स्लैब हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, ग्लास स्लैब हो गया, ठीक है। ऊपर का मीडियम यहाँ पर भी तुम्हारा क्या है, एयर है, नीचे का मीडियम तुम्हारा क्या है, यहाँ पे भी ग्लास है, नॉट अ प्रॉब्लम। यहाँ पर भी एयर तुम्हारा क्या होगा, रेयर होगा, और ग्लास तुम्हारा क्या निकलेगा, डेंसर निकलेगा, ठीक है। इसके अलावा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने क्या माना, म्यू ए मान रखा है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने क्या माना है, म्यू जी मान रखा है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, बिल्कुल नहीं। इस बार क्या करते हैं हम, एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू थोड़ा सा और इंक्रीज करते हैं, थोड़ा सा और क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, थोड़ा सा और क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। चलो इस बार हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू इंक्रीज किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू हमने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। ये तुम्हारा क्या है, नॉर्मल है, ठीक है, ये तुम्हारा पॉइंट ओ है। इस बार एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू हमने इंक्रीज किया, और हम क्या कर दिए, आई डबल डैश, क्या कर दिए, आई डबल डैश, क्या कर दिया हमने, आई डबल डैश हमने कर दिया। तो हमने देखा कि जो हमारा रिफ्रैक्टेड रे है वो 90 डिग्री का एंगल बनाया, कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, मतलब रिफ्रैक्टेड रे बिल्कुल ऐसा चला गया हमारा, ये हमारा क्या चला गया, रिफ्रैक्टेड रे, ये क्या चला गया, रिफ्रैक्टेड रे। मतलब देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका रिफ्रैक्टेड रे है वो बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बना रखा है, किसके साथ, नॉर्मल के साथ, या फिर कह सकते हैं कि जो आपका रिफ्रैक्टेड रे है वो बाउंड्री के पैरेलल चला गया। ये तुम्हारा क्या था, बाउंड्री, ये तुम्हारा क्या था, बाउंड्री, और कहीं ना कहीं इसी बाउंड्री के ऊपर कौन गया है, रिफ्रैक्टेड रे। मतलब दो चीजें यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब हमने क्रिटिकल एंगल को बढ़ाया, सॉरी, जब हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाया, तो एक एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें वो मिला जिस समय हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना बन गया, 90 डिग्री, कितना बन गया, 90 डिग्री। इस केस में आप ये भी देख सकते हैं कि जो आपका रिफ्रैक्टेड रे है वो बिल्कुल बाउंड्री के पैरेलल चला गया, बिल्कुल बाउंड्री के कैसे गया है, पैरेलल गया है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, बिल्कुल भी नहीं। सर आप बीच में थोड़ा सा क्रिटिकल एंगल के बारे में बोल दिए थे, समझाते हैं कैसे गलती से निकल गया था, ठीक है। चलो इस जो फेनोमेनन होता है जिसमें तुम्हारा रिफ्रैक्टेड रे बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बनाता है, या फिर कह सकते हैं बाउंड्री के पैरेलल चला जाता है, इसे कहते हैं ग्रेजिंग इमर्जेंस। इसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेजिंग इमर्जेंस, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेजिंग इमर्जेंस के नाम से हम लोग जानते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक, बिल्कुल भी नहीं। ध्यान रखिएगा, कोई वैसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पर कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, कितना डिग्री, 90 डिग्री हो जाए, उसे हम लोग क्रिटिकल एंगल के नाम से जानते हैं। दोज एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम 90 डिग्री, सच एंगल ऑफ इंसिडेंस आर नोन एज क्रिटिकल एंगल। आया बात समझ में, कोई वैसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पर कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, या फिर कोई वैसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पर कि ग्रेजिंग इमर्जेंस वाला फेनोमेनन हो जाए, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल के नाम से जानते हैं। कौन सा एंगल, क्रिटिकल एंगल के नाम से जानते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, हेयर जो तुम्हारा आई डबल डैश है इसे हम क्या कहेंगे, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल को आई सी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसे हम लोग ऐसे करके सिंपल, थोड़ा बेहतर तरीके से लिखते हैं भाई, चलो इसे और भी हम ऐसे करके सिंपल थीटा सी से भी क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये थीटा सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ध्यान रखना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्रिटिकल एंगल को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्रिटिकल एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। आया बात समझ में, बिल्कुल। ये आई सी भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी ध्यान रखना, ये भी रिप्रेजेंट करेगा क्रिटिकल एंगल को, ये किसी दूसरे चीज को रिप्रेजेंट करने वाला नहीं है। आई सी बोलो या थीटा सी बोलो, ये दोनों के दोनों किसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्रिटिकल एंगल को ही क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। कोई पूछे क्रिटिकल एंगल क्या होता है, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पर कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल के नाम से जानते हैं। यहाँ पे डिफाइन लिख देते हैं, यहाँ पे इसको डिफाइन कर देते हैं, यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, दोज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दोज एंगल ऑफ incidence at which angle of refraction become 90 degree, then
then such angle of incidence, then such angle of incidence are known as are known as are known as critical angle, are known as critical angle, are known as critical एंगल। कोई वैसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पर कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, मतलब परपेंडिकुलर हो जाए, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग क्या कहते हैं? तो सर उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रिटिकल एंगल के नाम से जानते हैं। क्रिटिकल एंगल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? आई सी से रिप्रेजेंट करो या फिर थीटा से रिप्रेजेंट करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक बार फिर से हमने क्या देखा, जब यहाँ पे हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा सा बढ़ाया तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी थोड़ा सा बढ़ गया। अगेन हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा और बढ़ाया, यहाँ पे आई डैश कर रखा था, यहाँ पे हमने बढ़ा के आई डबल डैश किया, तो हमने देखा कि इस बार जब हम दोबारा से एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाया तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और ज्यादा बढ़ गया और एक कंडीशन ऐसा डेवलप हुआ जिस पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। और कोई वैसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसपे कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का वैल्यू कितना हो जाए? 90 डिग्री हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रिटिकल एंगल के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? क्रिटिकल एंगल के नाम से जानते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग नोट किए होंगे। नीचे का ये फिगर हम क्या करेंगे? इरेज करेंगे। यहाँ पे कुछ चीजें और लिख देते हैं इसी बॉक्स के अंदर, ध्यान रखिएगा। अब जरा इन तीनों का तुलना किया जाए, इन तीनों का क्या किया जाए? तुलना किया जाए। तो यहाँ पे आई डबल डैश बड़ा होगा किससे? आई डैश से। और आई डैश बड़ा होगा किससे? आई से। पहला कंडीशन बन रहा है। ठीक है, दूसरा चीज दूसरा चीज दूसरा चीज दूसरा चीज यहाँ पे जो तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, हमने मान लिया चलो यहाँ पे आर डबल डैश हो रहा है। कितना हो रहा है? आर डबल डैश। और यही आर डबल डैश का वैल्यू कितना है तुम्हारा? 90 डिग्री। तो यहाँ पर आर डबल डैश का वैल्यू बड़ा होगा किससे? आर डैश से। और इसका वैल्यू बड़ा होगा किससे? आर से। और तीसरा कंडीशन इन्हीं दोनों में बनेगा, आर डबल डैश का वैल्यू बड़ा होगा किससे? आई डबल डैश से। आया बात समझ में? बिल्कुल, कोई दिक्कत है यहाँ तक? आई डबल डैश किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? क्रिटिकल एंगल को। ठीक उसी तरह से यहाँ पे जो तुम्हारा आर डबल डैश है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को, जिसका वैल्यू इस केस में स्पेशली कितना है? 90 डिग्री। कितना है बाबू? 90 डिग्री। आया बात समझ में? बिल्कुल। मतलब इन तीनों फिगर को एक साथ समराइज किया जाए तो हमें इतना समझ में आएगा कि जब भी रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर जाएगा तो उसमें बेंडिंग होगा, बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा। जब भी रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर जाएगा तो रे ऑफ लाइट के अंदर बेंडिंग होगा, वो अपने पाथ से डेविएट करेगा और डेविएशन कैसा होगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा, जैसे जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस के वैल्यू को बढ़ाएंगे, जैसे जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस के वैल्यू को बढ़ाएंगे वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता चला जाएगा। एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको मिलेगा जिसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, मतलब परपेंडिकुलर हो जाएगा। उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्या कहेंगे? क्रिटिकल एंगल के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये जो तुम्हारा फेनोमेनन है, जिस समय तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो गया है, या फिर कहना चाहिए रिफ्रैक्टेड रे बाउंड्री के पैरेलल हो गया, इसे हम क्या कहते हैं? ग्रेजिंग इमर्जेंस के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेजिंग इमर्जेंस के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना? कोई पूछेगा ग्रेजिंग इमर्जेंस क्या होता है? कुछ नहीं होता है। जब भी तुम्हारा रे ऑफ लाइट कहां से कहां जाएगा? डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगा, तो एक ऐसा कंडीशन डेवलप होगा, एक ऐसा कंडीशन मिलेगा जिस समय तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। और इसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेजिंग इमर्जेंस के नाम से जानते हैं। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना है, ग्रेजिंग इमर्जेंस के जस्ट बाद क्या स्टार्ट होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ग्रेजिंग इमर्जेंस के जस्ट बाद क्या स्टार्ट होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। या फिर दूसरा चीज आप लोग ध्यान रख सकते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से जस्ट पहले क्या होता है? ग्रेजिंग इमर्जेंस वाला फेनोमेनन होता है। एक ही चीज को हमने दो तरीके से आपको बताया। पहला हमने आपको यह बताया कि ग्रेजिंग इमर्जेंस के जस्ट बाद क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। या फिर दूसरा पॉइंट ध्यान रखिएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से ठीक पहले क्या होता है? ग्रेजिंग इमर्जेंस। क्या होता है? ग्रेजिंग इमर्जेंस। ठीक है, तो ये नीचे का फिगर आप लोग नोट करिएगा, इसे हम थोड़ा सा इरेज करते हैं, आपको ग्रेजिंग इमर्जेंस का डेफिनेशन लिखवाते हैं, इसके बाद एक फिगर और बनवाएंगे। नोट कीजिए जल्दी से। थोड़ा सा ऊपर का कट रहा है। चलिए, सही है।
हो गया, यस सर। चलो इसे इरेज करते हैं, यहाँ पे आपको डेफिनेशन लिखवाते हैं थोड़ा सा। चलिए, कोई पूछेगा ग्रेजिंग इमर्जेंस क्या होता है, यहाँ पे लिख देते हैं। when ray of light when ray of light goes from denser medium to rarer medium, then at a certain condition then at a certain condition the angle of refraction become 90 डिग्री। एक ऐसा कंडीशन बनेगा जिसमें तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, या फिर और क्या कह सकते हैं, और रिफ्रैक्टेड रे become parallel to the boundary become parallel to the boundary and this is known as the phenomenon of grazing emergence। दूसरा पॉइंट आपको क्या बताए थे, यही बताए थे कि ग्रेजिंग इमर्जेंस के जस्ट बाद क्या स्टार्ट होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, just after the phenomenon of grazing emergence just after the phenomenon of grazing emergence the phenomenon of TIR मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन will started। इसी को ऐसे भी लिख सकते थे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से ठीक पहले क्या होता है, ग्रेजिंग इमर्जेंस। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से ठीक पहले क्या होता है, ग्रेजिंग इमर्जेंस। चलो लिख ही देते हैं, इस फिगर को रेज करके लिख देते हैं। आप लोग बस नोट्स को रिवाइज करिएगा पूरे शिद्दत से। इसी पॉइंट को और कैसे लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। और just before the phenomenon of total internal reflection the phenomenon of grazing emergence will occur। ग्रेजिंग इमर्जेंस के ठीक बाद क्या स्टार्ट होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला फेनोमेनन स्टार्ट होता है, या फिर कह सकते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से ठीक पहले क्या स्टार्ट होता है, ग्रेजिंग इमर्जेंस वाला फेनोमेनन होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ तक नोट करिएगा क्रिटिकल एंगल का डेफिनेशन क्या होता है, ग्रेजिंग इमर्जेंस क्या होता है, सब कुछ नोट करिएगा। इसके बाद आपको एक फिगर और हम बना के दिखाते हैं, नोट करिए।
हो गया? यस सर। चलो ऊपर का फिगर रहने देंगे, उसका हमें आगे भी यूज है। चलिए अब दिखाते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। तीसरा फिगर ऊपर बना हुआ है ना, सी नंबर। अब बनाते हैं डी नंबर फिगर। अब बनाते हैं डी नंबर फिगर। चलिए फिगर नंबर डी बनाते हैं। फिगर नंबर डी बनाते हैं। वही तुम्हारा पुराना वाला ग्लास स्लैब, वही तुम्हारा पुराना वाला ग्लास स्लैब। ऊपर का मीडियम तुम्हारा एयर, और ये तो तुम्हारा ग्लास है, तो मीडियम तुम्हारा क्या होगा? ग्लास ही तो होगा ना। यहाँ पे एयर और ग्लास का तुलना करेंगे तो एयर तुम्हारा रेयर निकलेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने म्यू ए मान रखा है, ठीक है। ये तुम्हारा ग्लास, अगर एयर तुम्हारा रेयर हो गया तो ये बेचारा क्या निकलेगा? डेंसर निकलेगा, जाहिर सी बात है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने कितना माना? चलो म्यू जी माना। तो दिक्कत है यहाँ तक? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। इस बार हमने क्या किया? एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा कर दिया। एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू हमने क्रिटिकल एंगल से भी क्या कर दिया? ज्यादा कर दिया। क्या कर दिया? ज्यादा कर दिया। चलो करो ऐसे करके। ये बीच में आपका नॉर्मल बना बड़े प्यार से। चलिए ये नॉर्मल, ये पॉइंट हुआ है, ठीक है। ये तुम्हारा इंसिडेंट रे। हमने कहा कि इस बार जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा है। हमने माना वो क्या है? आई ट्रिपल डैश है। वो क्या तुम्हारा? आई ट्रिपल डैश। जब हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा किया, जब हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू क्रिटिकल एंगल से क्या कर दिया? ज्यादा किया, तो हमने देखा कि जो रे ऑफ लाइट है वो रिफ्रैक्ट होने के बदले क्या होने लगा? रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गया। रिफ्रैक्ट ना होकर के रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गया। मतलब ये रे ऑफ लाइट आगे चल के एयर वाले मीडियम में नहीं गया, इसी मीडियम में ऐसे करके क्या आ गया? वापस आ गया। इसी मीडियम में ऐसे करके क्या आ गया? वापस आ गया। मेरा कहने का मतलब क्या है बाबू? ये तुम्हारा इंसिडेंट रे, ये तुम्हारा इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे खत्म, रिफ्रैक्टेड रे खत्म। यहां तक रिफ्रैक्टेड रे था, यहां पे क्या हो गया? निपट गया बेचारा, ठीक है। यहां पे हमें क्या मिला? यहां पे हमला हमें मिला, हमला क्या हो गया? हमला कुछ नहीं हुआ है। यहां पे हमें क्या मिला? रिफ्लेक्टेड रे। ये तुम्हारा इंसिडेंट रे है, ये तुम्हारा रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, कोई दिक्कत है यहां तक? चलो इसे हमने आर ट्रिपल डैश किया। इसे हमने क्या कर दिया? आर ट्रिपल डैश। ध्यान रखिएगा यहाँ पे तुम्हारा आर ट्रिपल डैश किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को, नॉट रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को यहाँ पे क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। जरा सोचिए यहाँ पे रिफ्लेक्शन वाला घटना खत्म हो गया और रिफ्लेक्शन वाला घटना शुरू हो गया। कौन सा? रिफ्लेक्शन वाला घटना शुरू हो गया। जब यहाँ पे रिफ्लेक्शन वाला घटना शुरू हो गया तो यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा? वैलिड होगा। जरा सोचो, रिफ्लेक्शन वाला घटना तो खत्म हो गया, निपट गया बेचारा। रिफ्लेक्शन वाला क्या हो गया? शुरू हो गया। जब रिफ्लेक्शन वाला घटना शुरू होगा तो यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा? वैलिड होगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने आपको पढ़ाया था कि जो तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, मतलब यहाँ पे आई ट्रिपल डैश, वो बराबर हुआ किसके? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ये किसके अकॉर्डिंग हुआ? ए डबल सी का मतलब अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आया बात समझ में? बिल्कुल। चलिए यहां पर भी कुछ कंडीशन बनता है। हमने क्या किया? एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा कर दिया। क्रिटिकल एंगल यहाँ पे हमने कितना माना था? आई डबल डैश माना था। मतलब इस केस में जो तुम्हारा आई ट्रिपल डैश है, इसका वैल्यू बड़ा है किससे? आई डबल डैश से। आई डबल डैश का वैल्यू बड़ा था आई डैश से, और आई डैश का वैल्यू बड़ा था किस चीज से? आई से। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बिल्कुल भी नहीं। जरा सोचो, इसी चीज को ऐसे भी तो लिखा जा सकता है ना कि जो तुम्हारा आई ट्रिपल डैश है इसका वैल्यू बड़ा है आई डबल डैश को, और क्या कह रहे थे? क्रिटिकल एंगल। मतलब किससे बड़ा है? थीटा सी से बड़ा है, या फिर आई सी से बड़ा है। और ये किससे बड़ा है? आई डैश से। और ये किससे बड़ा है? इससे बड़ा है। आया बात समझ में? बिल्कुल। इसे कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसे क्या कहते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये घटना क्या कहलाता है? टी आई आर कहते हैं, कैपिटल लेटर में लिखे हैं। इसे क्या कहते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसे क्या कहते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो दिक्कत यहां तक है ना। हमने किया क्या? कुछ नहीं किया। जब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से बड़ा किए तो हमने देखा कि रिफ्रैक्शन वाला फेनोमेना स्टॉप हो गया
और रिफ्लेक्शन वाला फेनोमेनन क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। और इसी फेनोमेनन को हम क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ पे क्रिटिकल एंगल का डेफिनेशन को इरेज करते हैं और हमने जो बोला उसे हम यहाँ पे लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, फर्दर व्हेन वी इंक्रीज further when we increase when we increase the value of angle of incidence from critical angle then the phenomenon of refraction will stop and the phenomenon of reflection क्या लिख दिए, REFLECTION reflection is started and this is known as TIR and this is known as, जगह ही खत्म हो गया मेरे पास, known as TIR। देखो थोड़ा घेर देते ऐसे करके, घेराबंदी किया जा रहा है ऐसे करके। अच्छा, इसे हम लोग क्या कहते हैं, TIR के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक बिल्कुल भी नहीं। ध्यान रखिएगा, जब हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा किया, मान लेते हैं क्रिटिकल एंगल का वैल्यू कितना था, 45 डिग्री था, ठीक है। जैसे ही हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा किया, मतलब 45.1 भी कर देंगे तो TIR वाला घटना होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा किया, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा किया, तो हमने देखा कि अब रिफ्लेक्शन वाला घटना रुक गया और रिफ्लेक्शन वाला घटना क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। जिस मीडियम से रे ऑफ लाइट जा रहा था उसी मीडियम में रे ऑफ लाइट वापस आ गया। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक बार फिर से, हमने माना कि क्रिटिकल एंगल का वैल्यू कितना था, 45 डिग्री। जैसे यहाँ पे एंगल 45.1 कर दो, 45.2 कर दो, 45.5 कर दो, 43, 44, 45, 46, 50 कुछ भी कर दो, बस कंडीशन ये है कि 45 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। ये 45 डिग्री हम एज एग्जांपल लिए, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। कई दफा क्रिटिकल एंगल का वैल्यू 30 आ सकता है, 42 आ सकता है, 45 आ सकता है, 60 आ सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमने आपको समझाने के लिए बस इतना कहा है कि हमने मान लिया कि क्रिटिकल एंगल का वैल्यू कितना है, 45 डिग्री है। अब जैसे ही क्रिटिकल एंगल से हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बड़ा करेंगे तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन वाला घटना स्टॉप करेगा और रे ऑफ लाइट उसी मीडियम में वापस आना शुरू कर देगा जिस मीडियम से रे ऑफ लाइट जा रहा था। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फर्दर व्हेन वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, आगे चल करके जब हम फिर से एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू बढ़ाते हैं, किससे बढ़ाते हैं, किससे ज्यादा करते हैं, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा करते हैं, तो जो घटना अब तक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का हो रहा था वो रुक जाता है और कौन सा स्टार्ट होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का घटना क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। और इसे हम लोग क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। आया बात समझ में, बिल्कुल। यहां तक नोट करिएगा, फिर हम लोग आगे चलते हैं। यहां तक पढ़ाने के बाद दोनों कंडीशन फुलफिल हो गया। पहला कंडीशन आपको यही लिखवाए थे ना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए, कि रे ऑफ लाइट कहां से कहां जाना चाहिए, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में। दूसरा कंडीशन ये लिखवाए थे कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उसका वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। यहाँ पे क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है भी, देखो I ट्रिपल डैश का वैल्यू किससे ज्यादा है, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, ठीक है। क्रिटिकल एंगल का कोई फिक्स वैल्यू नहीं हो सकता है, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग हो सकता है, अलग अलग सवाल के अंदर अलग अलग वैल्यू होता है क्रिटिकल एंगल का, ठीक है।
यहाँ पे एज फॉर एग्जांपल हमने कितना माना है, 45 डिग्री माना है। अगर यहाँ पे क्रिटिकल एंगल का वैल्यू 45 डिग्री है तो 45 से थोड़ा सा भी एंगल बढ़ेगा, कौन सा एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला फेनोमेनन होना शुरू हो जाएगा। आया बात समझ में? बिल्कुल, ये होता है तुम्हारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ तक नोट करिएगा, इसके बाद आपको हम एक बेहतर सा डेफिनेशन लिखवाते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। नोट कीजिए, एक बार कैमरा चेक करते हैं। चलो सब कुछ तो खतरनाक है, बढ़िया है। नोट करिए, थोड़ा सा पानी भी पी लिया जाए। हो गया, चलिए नीचे का फिगर इरेज करेंगे, ऊपर का हमें अभी जरूरत है। देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हम कितना बेहतर तरीके से डिफाइन करते हैं। इतना लिख के आ जाओगे एग्जाम में, नंबर तो एक्स्ट्रा दे देगा एग्जामिनर तुम लोग को। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए डिफाइन टीआईआर। देखो हमने क्या पढ़ा था, हमने देखा कि जब रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर जाता है तो उसमें बेंड होता है। बेंड कहाँ होता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होता है। इसके बाद हमने देखा कि जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू बढ़ाते हैं वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का वैल्यू भी क्या होता है, बढ़ता है। उसके बाद हमने क्या देखा कि एक एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें वो वाला ही मिलता है जिसमें रिफ्लेक्टेड रे बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बना लेता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेजिंग इमर्जेंस के नाम से जानते हैं। और वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पर ग्रेजिंग इमर्जेंस वाला घटना होता है उसे क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल के नाम से जानते हैं। आखिर में हमने क्या देखा कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू हम क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा कर देते हैं तो हम क्या देखते हैं कि रिफ्लेक्शन वाला घटना रुक जाता है और रिफ्लेक्शन वाला घटना स्टॉप हो जाता है। रे ऑफ लाइट जिस मीडियम से जा रहा था उसी मीडियम में वापस आना शुरू हो जाता है और इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना? चलिए डिफाइन टीआईआर। व्हेन रे ऑफ लाइट, चारों पॉइंट लिखते हैं। when ray of light goes from denser medium to rarer medium then it bends away from the normal away from the normal। जरा सोचो, जब रे ऑफ लाइट नॉर्मल से दूर जाएगा तो जाहिर सी बात है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का वैल्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस से क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। when ray of light goes from denser medium to rarer medium then it bend away from the normal, it means the value of angle of refraction is greater than angle of incidence इसके बाद further as we increases the value of angle of incidence then the value of angle of refraction is also increases जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू बढ़ाएंगे
वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, एंड एंड एट अ सर्टेन एंड एट अ सर्टेन angle of refraction, sorry, and at a certain angle of incidence, the angle of refraction become 90 डिग्री। एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस मिलेगा जिस पर कि तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। मतलब कौन सा घटना होगा, ग्रेजिंग इमर्जेंस वाला। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम 90 डिग्री, that means that means the phenomenon of grazing emergence will occur. Grazing emergence will occur. And those angle of incidence जिस पर कि तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल के नाम से जानते हैं। ठीक है, फर्दर एज वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, देन the value of angle of refraction is also increased, and at a certain angle of incidence the angle of refraction become 90 degree. That means the phenomenon of grazing emergence will occur. And those angle of incidence at which grazing emergence will occur called critical angle, उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल के नाम से जानते हैं। फर्दर जब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू क्रिटिकल एंगल से बढ़ाएंगे तो रिफ्रैक्शन वाला फेनोमेना रुक जाएगा और रिफ्लेक्शन वाला फेनोमेना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। मतलब रे ऑफ लाइट जिस मीडियम से जा रहा था उसी मीडियम में वापस आना शुरू हो जाएगा, और इसी को हम क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। अगेन if we increase the value of angle of incidence from critical angle then again if we increase the value of angle of incidence from critical angle, then refraction will stop and reflection will start। रिफ्रैक्शन स्टॉप हो गया और रिफ्लेक्शन तुम्हारा क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। रिफ्रैक्शन स्टॉप हो गया और रिफ्लेक्शन तुम्हारा क्या हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, रिफ्लेक्शन विल स्टार्ट। इट मीन्स रे ऑफ लाइट कम बैक, मतलब वापस आ गया, कम बैक इन द सेम मीडियम। सेम मीडियम में वापस आने का मतलब क्या है, जिस मीडियम से जा रहा था, ग्लास वाला मीडियम जा रहा था, ग्लास वाला मीडियम में वापस आ गया। ठीक है, इसे कहते हैं सेम मीडियम में कम बैक करना। इट मीन्स रे ऑफ लाइट कम बैक इन द सेम मीडियम and this is known as total internal reflection, and this is known as total
इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब TIR, मतलब क्या हो गया TIR। ये तुम्हारा डेफिनेशन होता है किसका, TIR का। यहाँ तक सारे बच्चे नोट करेंगे, फिर कुछ कैलकुलेशन करते हैं। नीचे कट रहा है जी, चलो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। हो गया, यस सर, चलो चलिए आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं। ऊपर का फिगर हमने अभी तक इरेज नहीं किया, मतलब इसका कुछ ना कुछ तो अभी महत्व होगा ना। चलो दिखाते हैं इसका यूज क्या है। इसे इरेज करते हैं पूरा नीचे तक, बिल्कुल। चलिए अब देखते हैं कैलकुलेशन। अब देखते हैं कैलकुलेशन किससे रिलेटेड, TIR से रिलेटेड, ठीक है। इसी फिगर का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। चलिए समझिएगा, कैलकुलेशन रिलेटेड टू TIR, कैलकुलेशन रिलेटेड टू TIR। कोई दिक्कत है यहाँ तक, बिल्कुल भी। चलो देखो यहाँ पर ही हम यूज किसका करेंगे, स्नेल लॉ का। किसका यूज करेंगे, स्नेल लॉ का। हमने आपको पहले ही पढ़ाया था कि स्नेल लॉ का यूज कहाँ करते हैं, बाउंड्री के ऊपर। किसके ऊपर, बाउंड्री के ऊपर, उस सरफेस के ऊपर करते हैं जो कि दो अलग अलग मीडियम को क्या कर रहा होता, बांट रहा होता, सेपरेट कर रहा होता। मतलब कहीं ना कहीं इस पॉइंट O के ऊपर, या फिर कहना चाहिए इस बाउंड्री के ऊपर हम क्या यूज करेंगे, स्नेल लॉ अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए अप्लाई स्नेल लॉ ऑन पॉइंट O के ऊपर हम क्या अप्लाई करते हैं, स्नेल लॉ क्या कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। चलिए कुछ चीजें यहाँ पे ध्यान रखना। अगर बात करेंगे यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस का, अगर तुम बात करोगे यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस का, अगर तुम बात करोगे यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस का, तो वो कितना होगा, IC के बराबर होगा, या फिर कह सकते हो थीटा C के बराबर। इस केस में तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, क्रिटिकल एंगल ही तो है, ठीक है। इसी में अगर तुम बात करोगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का क्या करोगे, बात करोगे, तो वो कितना होगा, 90 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब यूज करते हैं स्नेल लॉ। स्नेल लॉ होता है क्या, साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू, जिस मीडियम में रे ऑफ लाइट जा रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर रखना है, और जिससे जा रहा है उसका कहाँ रखना है, नीचे। तो किस मीडियम में जा रहा है, एयर वाले मीडियम के अंदर जा रहा है, कौन, लाइट। तो जिस मीडियम में जाएगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर लिखना है, ठीक है। जा किस में रहा है, एयर में जा रहा है, तो ऊपर किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एयर का। जिससे जाएगा उसका कहाँ लिखना है, नीचे। जिस मीडियम से रे ऑफ लाइट जाएगा उसका कहाँ लिखना है, नीचे। तो किससे जा रहा है, ग्लास से जा रहा है, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने कितना माना, μg माना, तो μg कहाँ लिख दो, नीचे लिख दो। आप सभी लोगों को पता है कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, लगभग लगभग 1 होता है। मतलब जहां पे म्यू ए लिखा हुआ है वहां पे क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे है कितना, थीटा C के बराबर। चलो मतलब साइन थीटा C लिखा जा सकता है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है, 90 डिग्री। मतलब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री, बिल्कुल। चलिए म्यू ए का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। यहाँ पे 1 लिखो, नीचे क्या लिखोगे, म्यू जी लिखा जा सकता है। नीचे क्या लिख सकते हैं, म्यू जी लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1। साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1। आप सभी लोगों को पहले से ही पता होगा साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1। और साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा, साइन थीटा C इज इक्वल टू 1 बटा म्यू जी। साइन थीटा C तुम्हारा क्या होगा, इज इक्वल टू 1 बटा म्यू जी। कोई दिक्कत है यहाँ तक, बिल्कुल भी नहीं।
लेकिन जरा सोचो, क्या क्रिटिकल एंगल पे कभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला फेनोमेनन हो सकता है? क्या क्रिटिकल एंगल पे कभी भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला फेनोमेनन हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। कभी भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला फेनोमेनन क्रिटिकल एंगल पे होने वाला नहीं है। ठीक है, कई बुक में इसे और क्या करता है, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, इस फार्मूला को साइन क्रिटिकल एंगल को और कैसे लिखते हैं, आई सी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1/μg, 1/μg। ठीक है, अब बात आता है टी आई आर के लिए, फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए जो तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंडीशन क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन थीटा सी, एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन थीटा सी। मतलब टी आई आर कब होगा, जब तुम्हारा साइन थीटा सी ग्रेटर देन इक्वल टू, ऐसे करके बुक में लिखता है, बराबर हो जाए किसके, 1/μg के। ये कंडीशन होता है किसका, टी आई आर का। ये तुम्हारा क्या है, कंडीशन फॉर टी आई आर, कंडीशन फॉर टी आई आर। ये कंडीशन हुआ किसका बाबू, टी आई आर का, साइन थीटा सी ग्रेटर देन इक्वल टू 1/μg, 1/μg। लेकिन जरा रुको, सोचो समझो और हमें बताओ, क्या ये फार्मूला हर जगह वैलिड हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। ये फार्मूला केवल और केवल तभी वैलिड होगा जब रेयर मीडियम के रूप में क्या होगा, एयर होगा। क्या होगा, एयर होगा। ठीक है, जरा सोचिए, ये तुम्हारा ग्लास था, बाहर का मीडियम तुम्हारा वाटर हो जाता तो भी ये फार्मूला लगा दोगे, उस समय ये क्या होगा, गलत होगा। ये केवल और केवल कब वैलिड है, एयर के लिए, ओनली व्हेन, ओनली वैलिड, वैलिड, वैलिड only when surrounding medium, only when surrounding medium, surrounding medium is air। ये केवल और केवल तभी वैलिड जब सराउंडिंग मीडियम तुम्हारा क्या होगा बाबू, एयर होगा। क्या होगा, एयर होगा। आया बात समझ में? बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं, एयर के अलावा कोई दूसरा मीडियम रहेगा तब जरा समझना, फॉर एनी मीडियम, किसी मीडियम के लिए, फॉर एनी मीडियम, फॉर एनी मीडियम। जरा सोचो, एयर यहाँ पे है तुम्हारा क्या, रेयर मीडियम। कौन सा मीडियम है, रेयर मीडियम। और ग्लास तुम्हारा क्या है, डेंसर मीडियम। कहीं ना कहीं ऊपर किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखना है, रेयर मीडियम का, नीचे किसका रखना है, डेंसर मीडियम का। ठीक है, तो किसी मीडियम के लिए फार्मूला क्या बनेगा, साइन थीटा सी ग्रेटर देन इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम, नीचे तुम्हारा क्या लिखना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। ये कब वैलिड है, हर जगह पे, जहां मर्जी वहां लगाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये फार्मूला तुम्हारा सभी जगह पे क्या है, वैलिड है। ठीक है, चलिए इसे इरेज करते हैं थोड़ा सा, हो गया, यस सर। चलो एक और तुम्हें जरा फील देते हैं, मजा आएगा। दो मीडियम है, एक रेयर मीडियम और दूसरा तुम्हारा डेंसर मीडियम। एक रेयर मीडियम, दूसरा तुम्हारा क्या है, डेंसर मीडियम। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, रेयर का या फिर डेंसर का? तो जाहिर सी बात है सर, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, रेयर से ज्यादा होगा। डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, रेयर से ज्यादा होगा। जरा सोचो, डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से ज्यादा हो रहा है, सॉरी, डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयर से ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब ऊपर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो हमेशा छोटा वाला, और नीचे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो हमेशा कौन सा, बड़ा वाला। कोई दिक्कत यहां तक? मतलब इस फार्मूला को सिंपल तुम ऐसे भी लिख सकते हो, टी आई आर के लिए साइन थीटा सी ग्रेटर देन इक्वल टू, ऊपर क्या लिखना है, छोटा वाला, छोटा वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और नीचे क्या लिखना है, बड़ा वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। छोटा भीम ना, बड़ा वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बड़ा वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आया बात समझ में? बिल्कुल। ये तुम्हारा डेरिवेशन होता है, ये तुम्हारा क्या होता है, डेरिवेशन होता है। किसके लिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। किसके लिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। आया बात समझ में? बिल्कुल। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा कब, जब क्रिटिकल एंगल का वैल्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस से, सॉरी, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाएगा, या फिर कह सकते हैं जब क्रिटिकल एंगल का वैल्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस से छोटा होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, दोनों बात सेम ही है।
या तो एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाए, ठीक है, या दूसरे शब्दों में से ऐसे भी तो कर सकते हैं ना कि क्रिटिकल एंगल का वैल्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस से छोटा हो जाए, उस समय क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब टी आई के लिए क्या होगा, साइन थीटा सी ग्रेटर देन इक्वल टू 1/μg। ज्यादातर केसेस में तुम्हारा यही वैलिड हो जाता है, सराउंडिंग में एयर ही रखता है, ठीक है। अगर एयर के अलावा कोई दूसरा मीडियम आ गया तो ऊपर क्या रखना है, रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नीचे क्या रखना है, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा छोटा होगा, किसके तुलना में, डेंसर के तुलना में। इसका मतलब क्या है कि जो ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो छोटा वाला, और नीचे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो कौन सा, बड़ा वाला। आया बात समझ में, बिल्कुल। यहाँ तक नोट करिए, कुछ और बताता है, नोट कर लीजिए, एक बार कैमरा चेक कर लेते हैं। कट नहीं रहा ऊपर जी, चलो हो गया, यस सर। चलिए इरेज कर देते हैं, इधर का इरेज करते हैं। चलो इस फार्मूला को ऊपर लिख रहे हैं, इस फार्मूला को ऊपर लिख रहे हैं, ऐसे भी तो लिखा जा सकता है ना, साइन थीटा से ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू आर का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम, और म्यू डी का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। ऐसे करके दोनों फार्मूला क्या है तुम्हारा, सेम ही तो है, दोनों फार्मूला का क्या है, सेम है। चलिए चलिए इधर का भी इरेज कर देते हैं, कोई खास हमें इधर का कोई यूज बचा नहीं, लेकिन जगह का हमें यूज है। चलिए 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 जरा याद करो पुराने दिनों का, पिछले क्लास का, ठीक है। आप लोग को एक फार्मूला पढ़ाए थे, म्यू इक्वल टू सी अपॉन वी, म्यू इक्वल टू सी अपॉन वी। म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सी क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वी क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। म्यू तुम्हारा क्या है बाबू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, ठीक है। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, एसओएल का मतलब स्पीड ऑफ लाइट, कहाँ, इन वैक्यूम, इन वैक्यूम। इसके अलावा वी क्या है तुम्हारा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इन मीडियम। जिस मीडियम में रे ऑफ लाइट जाएगा उसी का यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, उसी का यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। अगर तुम्हारा रे ऑफ लाइट वाटर के अंदर जा रहा है तो यहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होगा वाटर के अंदर उसे यहाँ पे पुट करेंगे, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वाटर का उसे कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। आया बात समझ में, बिल्कुल। चलिए यहाँ पे एक तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयर मीडियम का, दूसरा किसका, डेंसर मीडियम का, एक रेयर का दूसरा डेंसर का। जरा सोचो अगर यहाँ पे रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, सी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। मतलब म्यू आर किसके बराबर हो गया, सी बटा वी आर के बराबर। इसे मान लो इक्वेशन नंबर ए, ठीक है। चलिए ठीक इसी तरह से अगर यहाँ पे पुट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम तो ये क्या होगा, सी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम, ठीक है। ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर बी, ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर बी। जरा सोचो समझो और बताओ, जहां पे म्यू आर है क्या वहां पे सी बटा वी आर पुट किया जा सकता है, बिल्कुल। जहां पे म्यू डी है क्या वहां पे सी बटा वी डी पुट कर सकते हैं, बिल्कुल। चलिए तो कैसे होगा, साइन थीटा सी, साइन थीटा सी ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू आर की जगह पे क्या पुट किया जा सकता है, म्यू आर की जगह पे चलो पुट कर सकते हैं यहाँ पे सी बटा वी आर, और म्यू डी की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, सी बटा वी डी। आपको पता होगा नजदीक वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है, दूर वाले के साथ, ठीक है। चलिए तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, साइन थीटा सी ग्रेटर देन इक्वल टू सी बटा वी आर इंटू सी, और ऊपर क्या होगा, वी इंटू डी। सी से सी क्या होगा, आपस में कट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, साइन थीटा सी, साइन थीटा सी
ग्रेटर देन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बिल्कुल नहीं। मेरा कहने का मतलब क्या है? मेरा कहने का मतलब क्या है? मेरा कहने का मतलब क्या है कि जो तुम्हारा म्यू आर बटा म्यू डी हो वो बराबर हो गया किसके? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम। यही तो, और कुछ हुआ कहाँ? ठीक है, जहां पे म्यू आर था वहां पे हमने क्या पुट कर दिया? सी बटा वी आर। जहां पे म्यू डी था वहां पे हमने क्या पुट कर दिया? सी बटा वी डी पुट कर दिया। ठीक है, फाइनली हमें क्या देखने को मिला? साइन थीटा सी ग्रेटर देन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम। मतलब म्यू आर बटा म्यू डी किसके बराबर हो गया? वी डी अपॉन वी आर। वी डी अपॉन वी आर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब जरा सोचिए और हमें बताइए। इसे इरेज कर रहे हैं, इसे क्या कर रहे हैं? इरेज कर रहे हैं, ये रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा सोचिए और हमें बताइए, क्या फार्मूला को एक लाइन में लिखना चाहता है ऐसा लिखा जा सकता है? साइन थीटा सी ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू आर अपॉन म्यू डी, म्यू आर अपॉन म्यू डी इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू वी डी अपॉन वी आर। ऐसा लिखा जा सकता है? बिल्कुल। ऐसा लिखा जा सकता है? बिल्कुल। म्यू आर अपॉन म्यू डी किसके बराबर है? वी डी अपॉन वी आर के बराबर है। कोई दिक्कत नहीं होता है? इसको हटाओ, इसका यूज करो, इसको हटाओ, इसका यूज करो, दोनों बात क्या है? सेम है। मतलब अब इस फार्मूला को हमें क्या करना है? ध्यान रखना है। आया बात समझ में? यहां तक सब कुछ नोट करेंगे, ऊपर से इरेज करते हैं। ऊपर से क्या करते हैं? इरेज करते हैं। चलिए, चलिए इस फार्मूला को पकड़ लेना है, इस फार्मूला को पकड़ लेना है। साइन थीटा सी ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू आर अपॉन म्यू डी इक्वल टू वी डी अपॉन वी आर। इस फार्मूला को क्या कर लेना है? दिलो जान में एकदम बिठा लेना है। चलिए इसको इरेज करते हैं। कुछ चीजें और ध्यान रखना, जो जो पॉइंट बोलेंगे बिल्कुल उस पर एकदम कमांड कर लीजिएगा। ठीक है, पहला पॉइंट आपके सामने हम बताते हैं। जब रे ऑफ लाइट वैक्यूम के अंदर ट्रेवल करता है, जब रे ऑफ लाइट वैक्यूम के अंदर ट्रेवल करता है, उस समय जो स्पीड ऑफ लाइट होता है वो ना ही तो वेवलेंथ पे डिपेंड करता है ना ही तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। आप लोग को पता होगा कि लाइट के पास दोनों चीजें होता है, वेवलेंथ भी होता है और फ्रीक्वेंसी भी होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमने क्या कहा? पहला पॉइंट हमने क्या कहा? वेन रे ऑफ लाइट, when ray of light travel travel traveled traveled रहने दो, traveled in vacuum then speed of light will neither will neither will neither depend on then speed of light will neither depend on their wavelength wavelength कैसे लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं? their wavelength neither depend on their wavelength nor on their frequency, nor on their frequency। फ्रीक्वेंसी को सिंपल हम यहाँ पे एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आया बात समझ में? बिल्कुल। जब रे ऑफ लाइट कहाँ ट्रेवल करता है? वैक्यूम के अंदर ट्रेवल करता है। ठीक है, उस समय स्पीड ऑफ लाइट ना ही तो तुम्हारा वेवलेंथ पे डिपेंड करता है ना ही तो तुम्हारा किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना? ध्यान रखिएगा, जो तुम्हारा वैक्यूम होता है उसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है? कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट होता है। स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम के अंदर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना? आप सिंपल लिख सकते हैं, इन वैक्यूम SOL का मतलब स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इज कम्प्लीटली कांस्टेंट, इज कम्प्लीटली
कांस्टेंट। जरा सोचो यार, किसी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा तो कांस्टेंट ही तो रहेगा ना, कंप्लीटली कांस्टेंट। फॉर्मूला क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट का, ये भी ध्यान रखना। सी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये तुम्हारा क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट हो गया। ये तुम्हारा क्या हो गया, वेवलेंथ ऑफ लाइट। सी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, सी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। ये पहला पॉइंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा। जब रे ऑफ लाइट वैक्यूम के अंदर ट्रेवल करता है उस समय स्पीड ऑफ लाइट कंप्लीटली कांस्टेंट होता है। इसका मतलब जब रे ऑफ लाइट वैक्यूम के अंदर ट्रेवल करता है उस समय स्पीड ऑफ लाइट ना ही तो वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, ना ही तो उसके फ्रीक्वेंसी पे क्या करता है, डिपेंड करता है। दूसरा पॉइंट, लेकिन जब रे ऑफ लाइट किसी मीडियम के अंदर ट्रेवल करेगा, वो मीडियम चाहे तो तुम्हारा केरोसिन ऑयल हो, वाटर हो, ग्लास हो, कुछ भी हो, उस समय स्पीड ऑफ लाइट डायरेक्टली डिपेंड करता है किसके ऊपर, वेवलेंथ के ऊपर। किसके ऊपर, वेवलेंथ के ऊपर। बट whenever ray of light traveled in any medium, then their speed will directly depends on their wavelength, मतलब क्या हुआ, जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होगा वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड करेगा, वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब जिस मीडियम में वेवलेंथ ऑफ लाइट ज्यादा होगा उस मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और जिस मीडियम में वेवलेंथ ऑफ लाइट कम होगा उस मीडियम के अंदर वेलोसिटी ऑफ लाइट भी क्या होगा, कम होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक। वेलोसिटी ऑफ लाइट डायरेक्टली डिपेंड ऑन वेवलेंथ। इसका मतलब जिस मीडियम के अंदर वेवलेंथ ऑफ लाइट ज्यादा होगा उस मीडियम के अंदर वेलोसिटी ऑफ लाइट ज्यादा होगा, और जिस मीडियम के अंदर वेवलेंथ ऑफ लाइट कम होगा वहां पे वेलोसिटी ऑफ लाइट भी क्या होगा, कम होगा। आया बात समझ में, बिल्कुल। या दूसरे शब्दों में, जिस मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट ज्यादा होगा उस मीडियम में लाइट का वेवलेंथ भी ज्यादा होगा। जिस मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट कम होगा उस मीडियम में वेवलेंथ ऑफ लाइट भी क्या होगा, कम होगा। कोई दिक्कत यहां तक। जरा सोचो समझो और बताओ। वी डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, लैम्बडा के ऊपर। किसके ऊपर, लैम्बडा के ऊपर। अब इसको देखो, ऊपर वाले को। किसको देखो, ऊपर वाले को। वैसे ऊपर वाले को हमेशा देखना चाहिए, हमेशा उनको याद करना चाहिए, ठीक है। उनके मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। कोई दिक्कत यहाँ तक। आप कितना भी किसी भी चीज पर दिमाग लगा लो, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, उसके मर्जी के बिना कुछ हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर भी ध्यान लगाना है ऊपर वाले पे, और ऐसे भी ध्यान किसका लगाना है, ऊपर वाले का है, ठीक है। वेवलेंथ डायरेक्टली डिपेंड कर गया वेलोसिटी ऑफ लाइट का, या फिर वेलोसिटी ऑफ लाइट डायरेक्टली डिपेंड कर गया किसके ऊपर, वेवलेंथ के ऊपर। जरा सोचो समझो और बताओ। ऊपर क्या लिखा हुआ है, वी डी अपॉन वी आर। ये बराबर हो जाएगा वेवलेंथ ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम। आया बात समझ में, बिल्कुल। खतरनाक चीज है, क्या है, खतरनाक चीज है। मतलब अब यहाँ पे बढ़ गया लोड, तुम लोग के ऊपर लोड बढ़ गया। साइन थीटा सी ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू आर अपॉन म्यू डी इज इक्वल टू वी डी अपॉन वी आर। और जब मीडियम के अंदर रे ऑफ लाइट ट्रेवल करेगा उस समय उसका स्पीड किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली वेवलेंथ के ऊपर। किसके ऊपर, वेवलेंथ के ऊपर। किसके ऊपर, वेवलेंथ के ऊपर। ये बराबर हो गया किसके ऊपर, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम। अब ये वाला फार्मूला ध्यान रखना, ऊपर वाला ही भूल जाना, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये दोनों पॉइंट एक बार और समझाते हैं फिर इरेज करते हैं। जब रे ऑफ लाइट वैक्यूम के अंदर ट्रेवल करेगा उस समय उसका स्पीड कंप्लीटली रूप से कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट क्यों होता है, क्योंकि उस समय स्पीड ऑफ लाइट ना ही तो उसके वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, ना ही तो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा पॉइंट, लेकिन 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 जब रे ऑफ लाइट किसी मीडियम के अंदर ट्रेवल करना शुरू करेगा उस समय जो तुम्हारा स्पीड ऑफ लाइट होगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट होगा, वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा किसके ऊपर, उसके वेवलेंथ के ऊपर। जिस मीडियम के अंदर वेवलेंथ हाई होगा उस मीडियम के अंदर वेलोसिटी ऑफ लाइट भी ज्यादा होगा। जिस मीडियम के अंदर वेवलेंथ कम होगा उस मीडियम के अंदर वेलोसिटी ऑफ लाइट भी कम होगा। दूसरे शब्दों में, जिस मीडियम के अंदर वेलोसिटी ऑफ लाइट ज्यादा होगा उस मीडियम में वेवलेंथ ऑफ लाइट भी ज्यादा होगा। जिस मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट कम होगा उस मीडियम में वेवलेंथ ऑफ लाइट भी कम होगा, ठीक है। मेरा कहने का मतलब क्या है,
जो वी डी अपॉन वी आर है वो किसके बराबर होगा, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम। उसे हमने यहाँ पे लिख दिया। आया बात समझ में? बिल्कुल। यहाँ तक नोट करिए। एक बार कैमरा चेक करते हैं, फिर नीचे का इरेज करते हैं दोस्त। चलिए थोड़ा पानी भी पी लेता हूँ यार। हो गया। चलिए चलिए इरेज करते हैं, इरेज करते हैं, इसे इरेज करते हैं, इसको इरेज करते हैं। चलो पूरा इरेज करते हैं। अब जरा बात करते हैं फ्रीक्वेंसी का। सर फ्रीक्वेंसी के बारे में क्या करना, कुछ ने कहना फ्रीक्वेंसी के बारे में हमको, कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ध्यान रखिएगा, जो फ्रीक्वेंसी होता है ना वो सोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर? सोर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से सोर्स से लाइट निकल रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने एक बल्ब जलाया, यहाँ पे हमने क्या किया, एक बल्ब जलाया। अब इस बल्ब से जितना भी रे ऑफ लाइट निकलेगा सबका फ्रीक्वेंसी समान होगा, बस। कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ पे हमने कोई दूसरा बल्ब जलाया, इससे जितना भी रे ऑफ लाइट निकलेगा 3D डायमेंशन में चारों तरफ, उन सभी का फ्रीक्वेंसी आपस में क्या होगा, सेम होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, है ना? और ऐसा संभव है कि ये बल्ब और ये बल्ब से जो रे ऑफ लाइट निकल रहा है उन दोनों का फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो। क्या हो अलग अलग? एक बार फिर से, जो फ्रीक्वेंसी होता है वो किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सोर्स पे। मतलब इस बात पे डिपेंड करता है कि किस सोर्स से रे ऑफ लाइट निकल रहा है, ये पहला सोर्स, ये दूसरा सोर्स। इस सोर्स से जितना भी रे ऑफ लाइट निकलेगा उन सभी का फ्रीक्वेंसी सेम होगा। इस सोर्स से जितना भी रे ऑफ लाइट निकलेगा उन सभी का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, सेम होगा। लेकिन ऐसा संभव है कि इन दोनों सोर्स से जो रे ऑफ लाइट निकल रहा है उन दोनों का फ्रीक्वेंसी आपस में अलग अलग हो। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा तीसरा पॉइंट ध्यान रखिएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट is only depend on the source of light, जो फ्रीक्वेंसी होता है लाइट का वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, उस सोर्स के ऊपर डिपेंड करता है जिस सोर्स से वो उत्पन्न हो रहा है, जिस सोर्स से वो इमिट हो रहा है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट ये कभी चेंज नहीं करता है, चाहे तो रे ऑफ लाइट तुम्हारा वैक्यूम में ट्रेवल करे, चाहे तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चला जाए। कोई दिक्कत है यहाँ तक, है ना? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट will never changes either they traveled in vacuum or they goes from one medium to another medium, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट किस पे डिपेंड करता है, सोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। इस बात पे डिपेंड करता है कि कहाँ से रे ऑफ लाइट निकल रहा है, कौन से सोर्स से वो इमिट हो रहा है, कौन से सोर्स से वो उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट होता है वो कभी चेंज होने वाला नहीं है, चाहे तो रे ऑफ लाइट तुम्हारा वैक्यूम में ट्रेवल करे, चाहे तो रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चला जाए। ऐसा कभी नहीं होगा कि इधर रे ऑफ लाइट एयर में जा रहा था और जाते जाते वाटर के अंदर जाना शुरू कर दिया तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगा। फ्रीक्वेंसी पे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट बना रहता है। ठीक है, चाहे तो रे ऑफ लाइट वैक्यूम में ट्रेवल करे, चाहे तो रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर चला जाए। आया बात समझ में? बिल्कुल। एक चौथा और आखिरी पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, जब भी रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जाएगा तो उसका स्पीड चेंज हो सकता है, वेवलेंथ चेंज हो सकता है, लेकिन उसका कलर कभी चेंज होने वाला नहीं है। कलर क्यों नहीं चेंज करता है? क्योंकि कलर का प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं
किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी तो हमेशा कांस्टेंट रहता है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं हो रहा तो कलर भी चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है, डी पॉइंट ध्यान रखिएगा। when ray of light when ray of light goes from one medium to another medium, then their speed their wavelength can be changes। मतलब उनका स्पीड, उनका वेवलेंथ क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, कैन बी चेंजेज, बट देयर कलर will never changes because their frequency remains unchanged or constant। We can say that the property of color of light is depend on frequency। हम ऐसा भी कर सकते हैं नोट पॉइंट करके, we can say that the color of light we can say that the color of light is depends on the फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रह गया, फ्रीक्वेंसी चेंज ही नहीं हुआ, इसलिए कलर भी चेंज नहीं हो पाया। ठीक है, एक बार चारों पॉइंट जो लिखाए थे आप लोग को रिवाइज करवा देते हैं, फिर क्लास को ऑफ करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, रे ऑफ लाइट जब तुम्हारा वैक्यूम के अंदर ट्रेवल करता है उस समय जो उसका स्पीड होता है वो ना ही तो वेवलेंथ पे डिपेंड करता है ना ही तो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया। जब रे ऑफ लाइट किसी मीडियम के अंदर ट्रेवल करेगा, मीडियम तुम्हारा कोई सा भी हो, चाहे वाटर हो, केरोसिन ऑयल हो, ग्लास हो, कुछ भी हो, डायमंड हो, कुछ भी हो, ठीक है। जब रे ऑफ लाइट किसी मीडियम के अंदर ट्रेवल करेगा उस समय जो इसका स्पीड होगा वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा किसके ऊपर, वेवलेंथ के ऊपर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट होता है वो केवल और केवल किस पे डिपेंड करता है, सोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। इस बात पे डिपेंड करता है कि कौन से सोर्स से लाइट इमिट हो रहा है। ठीक है, किसी एक सोर्स से जितना भी रे ऑफ लाइट निकलेगा उन सभी का फ्रीक्वेंसी आपस में क्या होगा, सेम होगा। दूसरे सोर्स से जितना भी रे ऑफ लाइट निकलेगा उन सभी का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, सेम होगा। लेकिन ऐसा संभव है कि दो अलग अलग सोर्स से निकलने वाले लाइट का फ्रीक्वेंसी आपस में क्या हो जाए, अलग अलग। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? इसके बाद हमने कहा जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जाएगा उस समय उसका स्पीड चेंज हो सकता है, उसका वेलोसिटी चेंज हो, सॉरी उसका स्पीड चेंज हो सकता है, मतलब उसका वेलोसिटी चेंज हो सकता है, उसका वेवलेंथ चेंज हो सकता है, लेकिन उसका कलर कभी भी चेंज होने वाला नहीं है। कलर क्यों नहीं चेंज होता है? क्योंकि कलर का जो प्रॉपर्टी होता है वो कहीं ना कहीं किसके ऊपर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। जब फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रह गया, अनचेंज रह गया, तो वहां पे कलर भी चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है, एक आखिरी पॉइंट ध्यान रखिएगा, ई नंबर पॉइंट कहाँ लिख दें, चलो उसको इरेज करके लिखते हैं। ई नंबर पॉइंट पूरा नहीं इरेज करने की आवश्यकता है। चलो ऐसे इरेज करते हैं। ये नंबर पॉइंट, स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वैक्यूम के अंदर उसे सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। वैक्यूम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इन वैक्यूम स्पीड ऑफ लाइट
क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है बाबू, कांस्टेंट होता है। इसका वैल्यू कितना होता है, 3 इंटू लगभग होता है, लगभग कितना होता है, 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होता है, मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है, या फिर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दोनों बात क्या सेम है। जरा सोचिए समझिए और बताइए, अगर तुम्हारा यहाँ पे ये जो सी है, यहाँ पर जो तुम्हारा क्या है सी है, ये कांस्टेंट हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, तुम्हारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो इस फार्मूला को ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, सी अपॉन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू लेमडा। ये चीजें तुम्हारा कांस्टेंट है, सी तुम्हारा क्या कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है, जो तुम्हारा लैम्डा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ। ठीक है, या दूसरे शब्द में इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जो फ्रीक्वेंसी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, वेवलेंथ के साथ, लैम्डा के साथ। तो दिक्कत है यहाँ तक है ना, मतलब वैक्यूम के अंदर, वैक्यूम के अंदर जिस लाइट का वेवलेंथ कम होगा, या फिर हमें कहना चाहिए जिस कलर के लाइट का वेवलेंथ कम होगा उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, और वैक्यूम के अंदर जिस कलर के लाइट का वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, कम होगा। यही कारण है कि जो तुम्हारा लाइट, जो तुम्हारा रेड लाइट है उसका वेवलेंथ काफी ज्यादा होता है, जो वायलेट होता है उसका वेवलेंथ क्या होता है, कम होता है। अब क्योंकि रेड का वेवलेंथ ज्यादा है तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, कम होगा। अब क्योंकि वायलेट का वेवलेंथ कम है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ज्यादा होगा। आया बात समझ में। वैक्यूम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, कांस्टेंट होता है, वैल्यू कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये सी तुम्हारा कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब क्या है, जो फ्रीक्वेंसी है और जो वेवलेंथ है, या फिर हमें कहना चाहिए जो फ्रीक्वेंसी या फिर हमें जो वेवलेंथ है वो दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। मतलब जिस कलर के लाइट का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा उसका वेवलेंथ कम होगा, और जिस कलर के लाइट का वेवलेंथ कम होगा उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, लिख देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कहने का, हिंदी में लिखते हैं। इसका मतलब, इसका मतलब जिस कलर के लाइट का, जिस कलर के लाइट का फ्रीक्वेंसी कम होगा उसका, उसका वेवलेंथ, उसका वेवलेंथ ज्यादा होगा। एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब होता है ठीक इसका उल्टा। वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है, ठीक इसका उल्टा। जिस कलर के लाइट का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा उसका वेवलेंथ कम होगा। इसके उल्टे का मतलब क्या है, जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा उसका वेवलेंथ क्या होगा, कम। जिसका फ्रीक्वेंसी कम वेवलेंथ ज्यादा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा वेवलेंथ क्या होगा, कम। कोई दिक्कत है यहाँ तक, बिल्कुल भी नहीं। ये फार्मूला आज के क्लास में पूरा याद कर लेना, ठीक है। बाकी सब कुछ अपने एंड से हम काफी बेहतर समझाने का कोशिश किए। जहां पर भी आपको लगता है कि थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, एक बार वीडियो को रिपीट करके देखना। एक भी पॉइंट इसमें भी नहीं छोड़े हैं, कुछ बाकी है। एप्लीकेशन क्या होता है TIR का, इसे कल के क्लास में पूरा करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।